नमस्कार एवरीवन, हमारे ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका प्यारा दोस्त रूप सिंह राणा। तो प्यारे छात्र छात्राओं, हम राजस्थान पुलिस के बारे में राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे और राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित यानी राजस्थान की पुलिस में राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन सा वो सिलेबस है, कौन कौन सा वो पार्ट दिया हुआ है जिस पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम राजस्थान की पुलिस से संबंधित जो राजस्थान का सिलेबस है, राजस्थान पुलिस के अकॉर्डिंग जो राजस्थान का सिलेबस है, राजस्थान भूगोल का सिलेबस वो देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम राजस्थान पुलिस में एक एक यूनिट को आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो नंबर 1, पहला राजस्थान की स्थिति और विस्तार। नंबर 2, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान की जलवायु और जलवायु के अंदर नदी, झील और मिट्टी। राजस्थान की नदी के बारे में पढ़ेंगे, झील के बारे में पढ़ेंगे, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 4, राजस्थान की वनस्पति व वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य। उसके बाद में राजस्थान का पर्यटन, राजस्थान का परिवहन, राजस्थान की पशुधन संपदा व डेयरी विकास, राजस्थान की कृषि, राजस्थान का खनिज, राजस्थान की कृषि आ गया, राजस्थान का खनिज, कृषि व फसल, राजस्थान की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग, तो ये टॉपिक है जिससे संबंधित राजस्थान पुलिस के अंदर इन टॉपिकों में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन सभी टॉपिकों को एक एक करके हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो राजस्थान पुलिस की डेट आप सभी को पता है, अनाउंस हो चुकी है और बहुत ही जल्द राजस्थान पुलिस का एग्जाम होने वाला है। तो मान के चलो अपने पास समय नहीं है, ठीक है, लेकिन इस छोटे से समय में ही अपने को राजस्थान पुलिस पार करके निकलना है। तो राजस्थान पुलिस पार करना है, अपने दिल और दिमाग में यही बात रखनी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना पढ़ाई में व्यतीत करें, जितना हो सके उतना समय अपना पढ़ाई में व्यतीत करें, क्योंकि राजस्थान पुलिस अब की बार पार करना है। क्या करना है? राजस्थान पुलिस अब की बार पार करना है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे ज्ञान के अड्डा यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा। हम आपका ज़रूर राजस्थान पुलिस के अंदर 100% राजस्थान पुलिस में आप पास हो जाओगे, लेकिन कंटिन्यू आपको पढ़ना है। कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद में राजस्थान का एग्ज़ाम हो जाएगा, राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो प्यारे छात्र छात्राओं, राजस्थान पुलिस, पटवारी और राजस्थान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए मैं यहाँ राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में, उन यूनिटों के बारे में, उनके अध्याय के बारे में हम विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। तो आइएगा, हम राजस्थान भूगोल के बारे में, राजस्थान पुलिस के लिए, राजस्थान पटवारी के लिए, ग्राम सेवक के लिए, हम सभी के लिए यहाँ राजस्थान का जो भूगोल है उसके बारे में पढ़ते हैं।
तो हमारा जो ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल है उसको लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करना। देखो, राजस्थान का भूगोल, आज हम शुरुआत करते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी से, राजस्थान का भूगोल, और जिसके मैंने सिलेबस आपको मैंने बता दिया राजस्थान पुलिस के अकॉर्डिंग। तो इसको इंग्लिश में जियोग्राफी नाम से जाना जाता है, यानी राजस्थान के भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहा जाता है। अब देखो, ये जो ज्योग्राफी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर एक जियो और दूसरा है ग्राफी। नंबर एक जियो और दूसरा है ग्राफी। जियो का अर्थ क्या होता है? जियो का अर्थ पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब वर्णन करना। तो अगर मैं संक्षिप्त रूप से बात करूं तो इसके अर्थ की अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी का जो अर्थ होता है ना, ज्योग्राफी का जो अर्थ होता है वो हो गया पृथ्वी का वर्णन करना। क्या हो गया? पृथ्वी का वर्णन करना। तो अब देखो, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भूगोल है किस भाषा का शब्द है, ठीक है ना। ज्योग्राफी भी पूछा जाता है किस भाषा का शब्द है, तो ये तो अंग्रेजी का है, इंग्लिश का है, ठीक है ना। ज्योग्राफी में जो अगर भूगोल पूछ लिया जाए ना, तो भूगोल किस भाषा का शब्द है, तो देखो प्यारे दोस्तों, भूगोल संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, और दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्दों से? नंबर एक भू और प्लस गोल, यानी इस भू का अर्थ क्या हो गया? भूमि, और इस गोल का अर्थ क्या हो गया? गोलाकार। गोलाकार, ठीक है। इस गोल का अर्थ क्या हो गया? गोलाकार, और भू का अर्थ क्या हो गया? भूमि। तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? गोलाकार भूमि। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ज्योग्राफी है इसके जनक कौन है? ये इसी को किसी ने पैदा भी तो किया होगा। तो ज्योग्राफी के जनक कौन है? भूगोल के जनक किसको कहा जाता है? तो एक खगोल शास्त्री था जिसका नाम था इकेटियस, यानी इकेटियस नाम का एक खगोल शास्त्री था जिसको ज्योग्राफी का जनक कहा जाता है, भूगोल का जनक कहा जाता है। उसके बाद में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आधुनिक ज्योग्राफी का जनक किसे कहा जाता है। अगर नाम आधुनिक आ जाए, क्या नाम आ जाए? आधुनिक भूगोल का जनक या आधुनिक ज्योग्राफी का जनक अगर आपको आ जाए तो वोन हिम्बोल्ट और कार्ल रिएटर नामक दो खगोल शास्त्री थे, इनको कहा जाता है। यानी आधुनिक भूगोल का जनक वोन हिम्बोल्ट और कार्ल रिएटर को कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एक किताब है जिसका नाम है ज्योग्राफी का, एक पुस्तक है जिसका नाम है, यानी एक पुस्तक है जिसका नाम है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का पुस्तक, ये भूगोल की पुस्तक है, और इसका अगर लेखक पूछे तब एरोटोस्थेनीज नामक इसका राइटर है। तो जो ज्योग्राफी का पुस्तक है इसका जो राइटर होगा वो राइटर होगा एरोटोस्थेनीज। तो ये कुछ भूगोल के अंदर जो सामान्य जानकारी थी वो भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इनके बारे में। तो अब इससे आगे हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इसके बाद में हम राजस्थान की भूगोल के अंदर राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। देखो, राजस्थान की स्थिति और विस्तार, राजस्थान की स्थिति और विस्तार। राजस्थान की स्थिति और विस्तार से
के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन राजस्थान की स्थिति और विस्तार से पढ़ने से पहले हमें राजस्थान के उस चैप्टर पे जाना पड़ेगा। तो स्थिति के बारे में पढ़ेंगे पहले, उसके बाद में मैं आपको राजस्थान के बारे में, भूगोल के बारे में कुछ और अन्य तथ्य भी बताऊंगा। तो राजस्थान की स्थिति के बारे में पढ़ाऊंगा। राजस्थान की स्थिति को हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। नंबर 1 अक्षांशीय स्थिति, नंबर 2 देशांतरीय स्थिति। यानी अक्षांश की स्थिति पढ़ेंगे और देशांतर की स्थिति पढ़ेंगे। तो राजस्थान के अंदर अक्षांश और देशांतर, उससे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि देशांतर किसको कहा जाता है, अक्षांश किसको कहा जाता है। अब देखना प्यारे दोस्तों, काफी पुराने समय की बात है, ठीक है, प्राचीन समय की बात है। हुआ क्या, पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। कुछ इस तरह से पृथ्वी थी, कुछ इस तरह से पृथ्वी थी, और इसके ऊपर, यानी जो ये तो था ना भाग पृथ्वी वाला, इसको पेंजिया कहा जाता था, इसको पेंजिया कहा जाता था। और जो ये भाग था, जो ये क्या था, ये जल था और ये स्थल था, ठीक है ना, ये स्थलमंडल था और ये जलमंडल था। स्थलमंडल और जलमंडल था। हुआ क्या, इनका विखंडन हो गया, ये टूट गए और टूटने के बाद में क्या हुआ, यहां देख लो, दो भागों में विभाजित हो गए। कितने भागों में विभाजित हो गए, दो भागों में विभाजित हो गए। अब वे दो भाग कौन कौन से रहे, देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेंजिया टूटकर कितने भागों में विभाजित हुआ। तो पेंजिया टूटकर दो भागों में विभाजित हुआ। कौन कौन से भागों में, तो ऊपर के भाग का जो नाम था वो था अंगारालैंड, और जो नीचे का पार्ट था जिसका नाम था गोंडवानालैंड, और जो बीच का पार्ट था, जो अपना जलमंडल था, पेंथालसा वाला जो जल था, वो यहाँ आके इकट्ठा हो गया, इन दोनों के मध्य इकट्ठा हो गया, और इसका नाम रख दिया तेथिस सागर। क्या नाम रख दिया, तेथिस सागर नाम रख दिया। तो जो ऊपर का पार्ट था, यानी पृथ्वी, इस गोले का विखंडन हुआ, इस गोले का ये गोला टूट गया। टूटने के बाद में दो भागों में डिवाइड हो गया। कौन से भाग में, अंगारालैंड और गोंडवानालैंड में हो गया। लेकिन जो यहाँ पेंथालासा वाला जो जल था ना, वो इनके मध्य भर जाता है, और भरने के बाद में इसका नाम हमने क्या रख दिया, तेथिस सागर रख दिया गया। तो यहाँ से राजस्थान की ज्योग्राफी है, भारत की ज्योग्राफी है, विश्व की ज्योग्राफी है, वो यहाँ से शुरू होती है, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम कि हमें अब राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में हमें पढ़ना है। तो जो राजस्थान का भूगोल है, जो राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की भूगोल, यानी भूगोल का जो निर्माण है, राजस्थान की भूगोल का जो निर्माण है, वो जीटी से होता है। किससे होता है, जीटी से होता है, ठीक है। जीटी को दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 गोंडवानालैंड और तेथिस सागर। गोंडवानालैंड दो भागों में विभाजित होता है। नंबर 1 अरावली और नंबर 2 हाड़ौती। तेथिस सागर को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 मरुस्थल और नंबर 2 मैदान। अरावली को
प्राचीनतम भौगोलिक प्रदेश कहा जाता है, और जो मैदान है इसको नवीनतम भौगोलिक प्रदेश कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है वो बताओ। तो राजस्थान में जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, क्योंकि जो गोंडवाना लैंड है वो क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। किस भाग का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा कौन सा हो गया, अरावली हो गई और आड़ोती का पठार हो गया। अगर हम बात करते हैं कि नवीनतम मैदान है किसका हिस्सा माना जाता है, तो उत्तर के विशाल मैदान का, उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा, उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा माना जाता है। क्या माना जाता है, 33 सागर में मैदान, और मैदान में नवीनतम भौगोलिक प्रदेश को उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा माना जाता है। और इधर अरावली और आड़ोती को यानी मरुस्थल को भी उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा माना जाता है। यानी इन दोनों को तो माना जाता है उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा, और गोंडवाना लैंड है इसमें अरावली और हाड़ौती है, इसको प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माना जाता है। तो अब यहाँ से अपनी जो राजस्थान की ज्योग्राफी है, वो राजस्थान का भूगोल है, इसके बाद अब राजस्थान की ज्योग्राफी शुरू होती है। और राजस्थान की ज्योग्राफी से हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार की, और स्थिति और विस्तार के अंदर हम स्थिति को देखते हैं, स्थिति और विस्तार के अंदर हम स्थिति को देखते हैं, और इसी स्थिति के अंदर हमें अक्षांश की स्थिति और देशांतरीय स्थिति के बारे में पढ़ना होता है। अब देखो, अक्षांश किसे कहा जाता है, देशांतर किसे कहा जाता है। मैंने एक ग्लोब बनाया और मैंने इस ग्लोब को 2 भागों में विभाजित कर दिया और इसके 2 पार्ट रख दिए। एक पार्ट रख दिया नॉर्थ वाला और एक पार्ट रख दिया साउथ वाला। मैंने इस नॉर्थ वाले पार्ट को कहा उत्तरी अक्षांश, यानी उत्तरी गोलार्ध का, सॉरी, और साउथ वाले पार्ट को मैंने दक्षिणी गोलार्ध कहा। तो मैंने ग्लोब को 2 भागों में विभाजित किया और 2 भाग अलग अलग कर दिए। तो ऊपर वाले भाग को मैंने उत्तरी गोलार्ध कहा और नीचे वाले भाग को मैंने दक्षिणी गोलार्ध कहा। जहां से मैंने जिस लाइन से मैंने इनको अलग किया है, उस लाइन का मैंने नाम रख दिया भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा और विषुवत रेखा। ठीक है, 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा। अब देखो ये क्या हो गया उत्तर, ये क्या हो गया दक्षिण, तो ये सवतय क्या हो गया पूर्व, और ये क्या हो गया पश्चिम। मेरी दिशा का भी मालूम होना चाहिए। तो ये पश्चिम हो गया। तो मैं बात करता हूँ पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करती है, जो ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करती है, भूमध्य रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा कहलाती है, 0 डिग्री रेखा कहलाती है, विषुवत रेखा कहलाती है। तो ये अक्षांश रेखा हो गई। कौन सी हो गई कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व ग्लोब पे खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करती है, उस रेखा को अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। और उस अक्षांश रेखा का नाम भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा और विषुवत रेखा रख दिया गया। अब मैं उसके बाद में बात करता हूँ कि जो उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली रेखा को मैंने यहाँ देखो, नॉर्थ और साउथ को मिलाती है एक रेखा। तो नॉर्थ के राइट साइड में क्या हो गया पूर्वी गोलार्ध, ये कौन सा हो गया पूर्वी गोलार्ध, ये कौन सा हो गया पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि
उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखा कहा जाता है। तो ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर। अक्षांश और देशांतर के बारे में मैं अलग से आपको वीडियो बना के दूंगा। अलग से मैं अपने जो हमारा ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल के ऊपर आपको मैं अलग से अक्षांश और देशांतर के बारे में एक दिन वीडियो बना के दूंगा, तो देख लेना। अब इसमें अपने को राजस्थान का अक्षांश भी देखना है और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार भी देखना है। तो इस प्रकार से ये अक्षांश रेखा हो गई और ये देशांतर रेखा हो गई। अब इस ग्लोब के अंदर, यानी ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी में अपने भारत की स्थिति, यानी इस पृथ्वी पे क्या है? जलमंडल भी है, स्थलमंडल भी है। 71% जलमंडल है और 29% स्थलमंडल है। इसी 29% के स्थलमंडल में, यानी जलमंडल के अंदर महासागर और स्थलमंडल के अंदर महाद्वीप, और इसी महाद्वीप में, यानी अब देखो, अगर इसको मैं विस्तारित रूप से करूं तो यहां देखना, ये भूमध्य रेखा हो गई। ये भूमध्य रेखा हो गई और हम बना रहे हैं विश्व का मानचित्र बना रहे हैं। अब देखो, विश्व का ये मानचित्र हो गया, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया? ये यूरोप हो गया, ये यूरोप हो गया, ये एशिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। यानी इस प्रकार से 6 महाद्वीपों में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। और जो स्थलमंडल है, जो महासागरों में है, वो अलग अलग से है। जी हाँ, प्रशांत महासागर ये हो गया, यहाँ से अटलांटिक महासागर आ गया, हिंद महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया। इस प्रकार से ये महासागरों में बंटा हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखो, ये जो भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस रेखा की, तो ये रेखा यहाँ से ली हुई है। अब ये रेखा यहाँ से ली हुई है, तो ये 0 डिग्री देशांतर हो गई। और अपना भारत कहाँ है? यहाँ है। तो मैं भारत को यहाँ दर्शाता हूँ, अपना भारत यहाँ है। तो अपने भारत की स्थिति क्या हो गई? पहले हम भारत की बात करते हैं। विश्व के संदर्भ में अगर भारत की स्थिति की बात करें, विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति की अगर बात करें, तो भारत की स्थिति होगी उत्तर पूर्व। कहाँ होगी? उत्तर पूर्व में भारत स्थित है, ठीक है ना। भारत उत्तर पूर्व में स्थित है। अगर विश्व के संदर्भ में अगर राजस्थान की बात करेंगे तो भी उत्तर पूर्व होगी। विश्व के संदर्भ में अगर राजस्थान की भी बात करेंगे तो भी उत्तर पूर्व होगी। कई बार यहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है।
उसके बाद में अगर हम भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति पूछेंगे तो देखो ये भारत है। अब हम भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति को देखते हैं। भारत के संदर्भ में हम राजस्थान की स्थिति देखें तो ये अपना भारत है और यहाँ अपना राजस्थान है। तो यहाँ देखते हैं तो क्या आती है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या हो गई, उत्तर पश्चिम हो गई। तो भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम हो गई और विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या हो गई, उत्तर पूर्व हो गई। अगर विश्व के संदर्भ में राजस्थान की बात करें तो उत्तर पूर्व हो गई। तो इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखो हम देशांतर की बात करते हैं तो देशांतर के अंदर क्या हो गया, देखो ये तो हो गया उत्तर, ठीक है ना, क्या हुआ, ये तो हो गया इससे ऊपर का उत्तर, और ये क्या हो गया, देशांतर है। देशांतर से इधर है तब क्या होगा, पश्चिमी गोलार्ध, और अगर इधर है बढ़ रहा है तब क्या होगा, पूर्वी गोलार्ध। तो भारत के संदर्भ में जब बात करते हैं ना तो भारत के संदर्भ में क्या हो गया, इस देशांतर से इधर है और इधर है, तो यहाँ है तो उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में अपना प्यारा भारत स्थित है। विश्व के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में तो उत्तरी अक्षांश और पश्चिमी देशांतर में अपना भारत की स्थिति में अपना राजस्थान स्थित है। और अब हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति जो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, किस जिले से लेकर किस जिले तक जाती है, किस जिले के किस गांव से लेके और किस तहसील तक राजस्थान की जो स्थिति है, जो अक्षांश है वो बना हुआ है। तो राजस्थान का जो अक्षांश है वो कहाँ से कहाँ तक है और राजस्थान का जो देशांतर है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो प्यारे दोस्तों पहले मैं एक राजस्थान का मैप बनाता हूँ आपके सामने। तो ये मैंने राजस्थान का मैप बनाया। हम हाँ यहाँ राजस्थान का अक्षांश देखेंगे तो राजस्थान की जो अक्षांश स्थिति है वो क्या है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है, 23 डिग्री 3 मिनट से 12 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब कहाँ से कहाँ तक है, देखो यहाँ से लेके यानी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। अब जिला कौन सा है, इस 23 डिग्री वाला जिला होगा बांसवाड़ा और 30 डिग्री वाला जिला होगा श्री गंगानगर, यानी यहाँ बांसवाड़ा आएगा, कुशलगढ़ तहसील, बोरकुंडा गांव, यानी बोरकुंडा गांव से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार लिया हुआ है। तो बोरकुंडा गांव है, कुशलगढ़ तहसील है, बांसवाड़ा जिला है। अब हम बात करते हैं यहाँ श्री गंगानगर के अंदर, श्री गंगानगर के अंदर यहाँ कोणा गांव से राजस्थान का 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशीय विस्तार लिया गया है। अगर हम, ये तो था अक्षांश यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें, अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 60 डिग्री 9 मिनट ये अक्षांशीय विस्तार होगा
अब हम बात करते हैं राजस्थान के देशांतर की। तो देशांतर की बात करते हैं तो यहाँ से लेते हैं 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट, यानी 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट तक लेते हैं राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। अब देखो ये जैसलमेर जिला, यानी राजस्थान के जैसलमेर जिले से सम तहसील के कटरा गांव से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जैसलमेर जिला है, सम तहसील है, कटरा गांव है। और इधर यानी ये क्या होगा? ये होगा पूर्वी देशांतर, ध्यान रखना भी, ये पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश नाम मत भूल जाना, उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। अब देखो यहाँ ये धौलपुर जिला, कौन सा जिला? धौलपुर जिला, राजा खेड़ा तहसील और सिलाना गांव, ठीक है। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, जो राजस्थान के जैसलमेर जिले के सम तहसील से कटरा गांव से लेकर धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील के सिलाना गांव तक स्थित है। अब देखो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि देशांतर और अक्षांश रेखा राजस्थान में एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? कहाँ काटती हैं? अक्षांश और देशांतर रेखा राजस्थान में एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? तो एक गांव का नाम है मेड़ता सिटी, किस जिले में? नागौर में। कहाँ है? नागौर में। नागौर में मेड़ता सिटी के अंदर अक्षांश और देशांतर एक दूसरे को काटती हैं। इसी संदर्भ में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है? राजस्थान का मध्य गांव, ठीक है ना। अगर खगोलीय दृष्टि से पूछे तब क्या होगा? लापोलाई गांव है, ठीक है ना। कहाँ पड़ता है? ये मेड़ता में पड़ता है, नागौर जिले के अंदर। अगर सैटेलाइट के हिसाब से पूछे, सैटेलाइट के हिसाब से पूछे तब है गगराना, ये भी मेड़ता सिटी नागौर के अंदर ही पड़ता है। तो राजस्थान का अगर मध्य गांव खगोलीय स्थिति से पूछे तब तो लापोलाई गांव है जो नागौर में है। अगर सैटेलाइट की दृष्टि से पूछे तो गगराना गांव है, ये भी मेड़ता के अंदर है। अब देखो दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 23.5 डिग्री इस तरह से एक रेखा निकलती है, जिस रेखा का नाम क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नाम से एक रेखा गुजरती है और क्वेश्चन पूछा जाता है इसके संदर्भ में। तो जो ये गुजरती है इसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा, इसका नाम है कर्क रेखा। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। कर्क रेखा ये राजस्थान के 26 किलोमीटर के अंदर सीमा बनाती है। राजस्थान में 26 किलोमीटर डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कर्क रेखा है जो राजस्थान के अंदर, यानी कर्क रेखा को माही नदी राजस्थान में 2 बार काटती है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर विश्व के भूमध्य रेखा की बात करें, भूमध्य रेखा की बात करें तो कांगो नदी। अगर मकर रेखा की बात करें तो लिम्पोपो नदी। विश्व में अगर राजस्थान में
बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है, और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। तो ये दोनों अफ्रीका महाद्वीप में है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अब जो 26 किलोमीटर अपने राजस्थान में कर्क रेखा जाती है, तो देखो कर्क रेखा, अब कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन 21 जून को आता है, जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। राजस्थान के साथ साथ उत्तरी गोलार्ध का भी सबसे बड़ा दिन होता है। कब होता है सबसे बड़ा दिन? 21 जून को, ठीक है, 21 जून को होता है, और इस कारण इसको कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। यानी कर्क संक्रांति, कर्क रेखा 21 जून को जो सबसे बड़ा दिन होता है, इस कारण इसको कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। अब देखो 21 जून को, इम्पोर्टेंट बात है ये, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 2015 में की गई थी। तो ये था, तो आज हमने राजस्थान की स्थिति पढ़ी है, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो विस्तार से संबंधित होगा। तो राजस्थान का जो अक्षांश और देशांतर था वो मैंने आपके सामने आपको मैप बना के बता दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों, जो हमारा ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल है उसको लाइक, कमेंट्स और शेयर करिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।